तो इंडिया की बात की शुरुआत करते हैं। टेक्नोलॉजी आई तो सुविधाएं लाई, लेकिन साथ में तमाम साइड इफेक्ट्स भी आए। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से बना है ई वेस्ट अब जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। आखिर कैसे मिलेगी निजात? तो वही टेक्नोलॉजी की मदद से अब पितरों को भी मुक्ति ऑनलाइन मिल जाएगी। बताएंगे कि कहां विद्यादान की रोशनी की जा रही है बेटियों की जिंदगी और इसके जरिए, और आपको बताएंगे कि साथ ही देश की कुली नंबर 1 से मिलवाएंगे आपको। और यही नहीं, रियो पैरालंपिक में देश की कामयाबी का जश्न और खिलाड़ियों की उम्मीद का आसमान सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बाद में। या तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने आपकी और हमारी जिंदगी को किस कदर आसान और आरामदेह बना दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन वक्त के साथ जब ये सामान इस्तेमाल से बाहर हो रहे हैं, तो वही सामान इंसानी जिंदगी के लिए जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ई वेस्ट के रूप में, जिसे देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हुई है एक बड़ी पहल, ताकि ई वेस्ट को सही दिशा में लगाकर नुकसान के बजाय उससे फायदा लिया जा सके। आखिर कैसे, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में ई वेस्ट एक नई चुनौती बनकर उभरा है। लेकिन ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट क्या है, हमें से ज्यादातर लोगों को शायद इसकी पूरी जानकारी भी नहीं होगी। इसीलिए इसके खराब हो जाने पर अगर ये हमारे घर में यूं ही बेकार पड़ा है, तो ये कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा भी शायद आपको नहीं होगा। ई उत्पाद की पूरी तरह से खराब हो जाने के बाद उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो आपकी सेहत पर असर डाल सकती हैं, और अगर इसको यूं ही फेंक दिया जाए तो ये पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाती है। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस पहल से आपके घर का कचरा तो साफ होगा ही, साथ ही रिसाइकल होने के बाद आप ही को फायदा पहुंचाएगा। PPP प्रोजेक्ट के तहत नई दिल्ली नगर परिषद ने अपने अंतर्गत आने वाले 5 इलाकों को ई वेस्ट कलेक्शन CTN सेंटर बनाया है। कोटियल मार्ग, पालिका निवास, अमृता शेरगिल मार्ग, राजेंद्र प्रसाद रोड और अशोक रोड पर ये ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। आपके घर या फिर दफ्तर में पड़े ई वेस्ट जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, मिक्सी जो अब पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, उन्हें इनमें से किसी भी सेंटर के बाहर रखे कूड़ेदान में छोड़कर आप जा सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर ई वेस्ट ले जाने का आवेदन कर सकते हैं। NDMC 331 मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। NDMC 311 में हमने इसका प्रोविजन रखा है। इसमें वेस्ट कलेक्शन के लिए आप डायल भी कर सकते हैं, उसमें आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, और उसमें इसकी और भी जानकारी अवेलेबल है। आप लोकेट भी कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स को। तो ये काफी इजीली इसके द्वारा इसकी जानकारी मिल सकती है। विशेषकर जो RWAs है वो बहुत ही उत्साहित हैं इसको लेके, और लोगों का बहुत ही एनकरेजिंग फीडबैक है। अब तक शायद जो लोग इसको सेफ तरीके से डिस्पोज ऑफ करना भी चाहते थे, वो भी नहीं कर पा रहे थे इन एब्सेंस ऑफ एनी मैकेनिज्म। ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर पर ई वेस्ट की छंटनी की जाती है, जिसके बाद सभी सेंटर्स पर इकट्ठे हुए कचरे को एक जगह पर लाया जाता है, और उसके बाद उसे रिसाइकिल करने के लिए अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। यहाँ इसे साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। ई वेस्ट के साथ साथ प्लास्टिक की बोतलें, अखबार, गत्ते जैसे रिसाइकिल होने वाले सामान भी यहाँ पर डाले जा सकते हैं। ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर से हर रोज कचरे को साफ कर दिया जाता है, और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी स्पेशल प्रिकॉशन और ट्रेनिंग दी जाती है। जो NDMC की जो ऐप है, वहाँ पे चिंतन की हेल्पलाइन नंबर भी है, तो लोग हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली फॉर पिकअप। तो अगर किसी के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पड़ा हुआ है, या फिर अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहता है कि उनका ई वेस्ट हम वहाँ से कलेक्ट करके ले आएं, तो हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो हैं वो उन जगहों पे, उन घरों में जाके वो ई वेस्ट कलेक्ट करके यहाँ लाते हैं। यहाँ से ये गार्बेज स्टेशन जो हैं वो 9 से 6 सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलते हैं, खुले रहते हैं। तो वो सारा ई वेस्ट जो है वो यहाँ लाया जाता है। यहाँ से हर रोज उसको, जो बिन्स हैं हमारे ई वेस्ट बिन्स, उनको एम्प्टी करके यहाँ से वो सारा ई वेस्ट जो है वो उस कलेक्शन सेंटर में जाता है, GT करनाल रोड,
और फिर वहां से हम लोग उसको ऑथराइज्ड रिसाइकलर को सेल ऑफ कर देते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक भारत में ई वेस्ट 2005 में 1.5 मेट्रिक टन था, जो साल 2014 में बढ़कर 1.64 मिलियन मेट्रिक टन हो गया था और उसके बाद भी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस खतरे को भांपते हुए ई वेस्ट के नियमों में बदलाव भी किए हैं, जो कि अक्टूबर 2016 में लागू कर दिए जाएंगे, जिसके मुताबिक ई वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल करना अनिवार्य हो जाएगा और ये शुरुआत एनडीएमसी द्वारा हो चुकी है। हमारी कोशिश रहेगी कि अब जैसे मुझे लगता है कि आपका न्यूज देख के भी काफी लोग इसके बारे में सेंसिटिव होंगे, तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपने जो आईईसी एक्टिविटीज हैं उनको चालू रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। हमारा मकसद है लोगों को सेंसिटाइज करना कि इस वेस्ट को सेग्रीगेट करके अलग तरीके से हमें दे सकें ताकि हम इसको डिस्पोज हो। WHO के मुताबिक ई वेस्ट से होने वाला शारीरिक नुकसान बहुत ही खतरनाक हो सकता है और अगर जमीन में दबा दिया जाए तो ये मिट्टी, ग्राउंड वाटर, यहाँ तक कि खेत खलियान को भी नुकसान पहुँचा सकता है। एनडीएमसी भी इसके चलते लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत एनडीएमसी का अभी तक तकरीबन 350 किलो ई वेस्ट रिसाइकिल किया जा चुका है। दिल्ली से यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। हालांकि टेक्नोलॉजी के फायदे भी कम नहीं है और जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ रही है सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है और यहाँ तक कि पिंडदान भी। अब सुनकर हैरान रह गए होंगे आप, लेकिन ये हो रहा है। जहां पितरों को तारने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाले बिहार की गया में अब ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था हो गई है, जहां लोग अपने पितरों का पिंडदान बस एक क्लिक से कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। गुजरते वक्त के साथ डिजिटल वर्ल्ड हर क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है और इतनी दूर तक उसका दखल बढ़ गया है कि अब डिजिटल दुनिया ने हमारे धार्मिक कर्मकांडों में भी दस्तक दे दी है। गंगा जल की ऑनलाइन बिक्री के बाद अब देश के अहम धार्मिक स्थल भी वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब गया और इलाहाबाद के संगम तट के साथ साथ कई धार्मिक जगहों पर पिंडदान की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। दो दिन बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान किया जाता है। ऐसे में संगम तट, वाराणसी, गया, हरिद्वार जैसी धार्मिक जगहों पर भारी भीड़ होती है और पंडितों का भी शेड्यूल बिजी हो जाता है। लिहाजा जो लोग पिंडदान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था की गई है। बिहार का गया पिंडदान के लिए धार्मिक और पौराणिक रूप से सर्वोत्तम स्थल माना जाता है। इस बार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने देश विदेश और दूर दराज के पिंडदानियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। सरकारी वेबसाइट पर पंडों के साथ साथ होटल और ठहरने के अलावा पिंडदान से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद है। इसके लिए श्रद्धालुओं को www.gayapindadan.com पर जाना होगा। इसे क्लिक करने पर सारी जानकारी मिल जाएगी। साइट पर जाकर कोई भी श्रद्धालु पिंडदान से जुड़े किसी भी पैकेज की बुकिंग करा सकता है। वेबसाइट पर ईमेल आईडी के अलावा बैंक खाता संख्या की भी जानकारी दी गई है। वेबसाइट पर होटलों के अलावा आने जाने के लिए कार, पूजन सामग्री और पंडों से संपर्क के अलावा पूजा के पैकेज और उसकी दक्षिणा तक की सुविधाएं शामिल हैं। गया में इस साल 15 से 30 सितंबर के बीच पितृपक्ष मेला लगने जा रहा है। इस मेले में देश और विदेश के श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मुक्ति के लिए पिंडदान करने के लिए आते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए टूर पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग भी जारी है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष में पिंडदान एक अहम कर्मकांड है। हिंदू धर्म में पिंडदान के लिए गया को सबसे पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। फाल्गु नदी के तट पर बसे गया में मोक्षदायिनी भूमि में 45 वेदियां विद्यमान हैं, जहां पिंडदान किया जाता है और साल दर साल पिंडदानियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये व्यवस्था न केवल लोगों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि प्रशासन को भी व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो देखा आपने, सही में सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है और डिजिटल होने का फायदा भी लोगों को मिल रहा है, बस सही से इस्तेमाल करने की दरकार है, जरूरत है। आगे बात करें विद्या की, तो विद्या को यूं ही नहीं सबसे बड़ा धन कहा जाता है और विद्यादान को सबसे बड़ा कर्तव्य। धर्म की नगरी वाराणसी ने भी इस कर्तव्य को पूरा करने की तरफ अहम कदम बढ़ा दिए हैं और इन दिनों आपको बताएं कि जोर शोर से जारी है विद्यादान की मुहिम, जिसमें लोग भी खूब योगदान दे रहे हैं ताकि घर की पुरानी किताबें
गरीब बेटियों की जिंदगी को रोशन कर सके। विद्या धन है सबसे अनमोल। बेटियों को पढ़ाना है। पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम से प्रेरित होकर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में छेड़ दी गई है एक अनोखी मुहिम। गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ाने के मकसद से घर घर जाकर विद्यादान कार्यक्रम के तहत किताबें इकट्ठी की जा रही हैं। विमला फाउंडेशन के तहत तमाम कार्यकर्ता घरों में जाकर लोगों से विद्यादान करने के लिए जागरूक करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के बाद घर में बेकार पड़ी किताबों को इकट्ठा करते हैं, जिसका असर है कि आज लोग विद्यादान की इस मुहिम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस गली मोहल्ले में विद्यादान की गाड़ियां गुजरती हैं, लोग अपने घरों से बाहर आकर घरों में पड़ी किताबों को खुद आगे आकर दे रहे हैं। विद्यादान की मुहिम चला रही फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि विद्यादान कार्यक्रम के तहत पूरे बनारस को शिक्षित करने का संकल्प लिया गया है। विद्यादान कार्यक्रम के तहत इकट्ठा की गई पुस्तकों को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। इस मुहिम के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिन किताबों को वो रद्दी के भाव में बेच देते हैं, उसे दान करने से किसी गरीब छात्र छात्रा के काम आ जाएगी। विद्यादान मुहिम की सफलता को देखते हुए इसे दूसरे जिलों में चलाने की मांग की जा रही है, जिससे वहाँ के गरीब बच्चों को लाभ पहुँचाया जा सके। अभी तक इस अभियान के तहत लगभग 10,000 किताबें दान में मिल चुकी हैं। इसको अलग अलग क्लासों के हिसाब से छांटकर स्कूलों तक भेजकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बांटा जाएगा। विमला फाउंडेशन ने ठाना है कि पूरे वाराणसी को सुशिक्षित करना है। उसके माननीय मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रेरणा से प्रेरित होके एक पहल है कि विद्यादान करें। आपकी किताबें उन बच्चों के काम आएंगी जिनकी इसको जरूरत है। ऐसे बच्चों को जो किताब खरीद नहीं सकते, जो गरीब हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए ये उनके बीच में ये किताबें बांटी जाएंगी। और ऐसा और विशेषतः ये बेटियों के बीच में मुहिम चलाया जा रहा है कि हमारी किताब लगभग सब बेटियों को अधिक से अधिक संख्या में मिले। 10,000 किताबें अब तक एकत्रित हो चुकी हैं। विद्यादान की इस मुहिम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग अपने घरों में बेकार पड़ी किताबों को रद्दी के भाव बेचने के बजाय दान में देने की बात मान रहे हैं। इनका कहना है कि विद्यादान के माध्यम से वह किताबें अब उपयोग में आ पाएंगी, जिससे हम लोगों को काफी खुशी मिलेगी। इसका अप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है। लोगों के दिमाग में इस अभियान की वजह से एक विचार आया कि हम अपनी किताबें 10 रुपए 20 रुपए किलो पर बेच देते हैं। अगर उनको हम रख के दान देंगे तो आने वाले जो बच्चे हैं जो उपयोग कर चुके हैं उसको अन्य बच्चे भी उपयोग करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई, और ये जो मुहिम चलाई गई है इसका हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस महंगी शिक्षा के दौर में अक्सर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा के हक से महरूम रह जाते हैं। कारण एक तो शिक्षा शुल्क महंगे होते हैं, उस पर से किताबों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इस मुहिम की दिशा अगर अपने सही मकसद में कामयाब होती है तो उन बच्चों को जरूर फायदा होगा जो किताबें पढ़ना तो चाहते हैं पर उसे खरीद नहीं पाते। अहम तो यहाँ वो जागरूकता भी है जिससे लोगों के मन में उन गरीब बच्चों के प्रति ख्याल जरूर आएगा जो हर साल किताबों को रद्दी के भाव से बेच दिया करते थे। वाराणसी से रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 20। और अब बात करेंगे एक महिला के हौसले की। यूं तो कूली शब्द सुनते ही हमारे जहन में लाल कपड़ों में एक पुरुष की तस्वीर उभरकर सामने आती है, लेकिन अब ये सोच बदलने लगी है। महिलाओं ने हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी कदम रखा है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी हिम्मत के साथ ये काम कर रही हैं। आपको आज हम ऐसी एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिसने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। बिल्ला नंबर 23। इस बिल्ला को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सब जानते हैं।
ये बिल्ला है पश्चिमी मध्य रेलवे की उस पहली महिला कुली का, जिसके जज्बे को सब सलाम करते हैं। नाम लक्ष्मी लोधी, पेशा रेलवे में कुली। यूं तो आज इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अपनी अलग पहचान बनाने की हर कोशिश में जुटी और काफी हद तक महिलाएं सफल भी रही हैं। लेकिन अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं का काम करना काफी मुश्किल। ऐसा ही एक काम है रेलवे स्टेशन पर कुली का। लेकिन जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक कुली की हैसियत से काम कर रही लक्ष्मी लोधी ने न केवल इस चुनौती का सामना किया, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल भी बन चुकी है। काम करने के लिए कोई ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, काम होता है। और अगर आप में काबिलियत है तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप महिला हो या पुरुष हो। अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए काम सही है, और नहीं कर सकते तो आपके लिए गलत है। लक्ष्मी पढ़ी लिखी, उन्होंने बीकॉम किया है, लेकिन जब उन्हें कोई और नौकरी नहीं मिली तो कुली का ही पेशा चुन लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें परिवार का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन बाद में परिवार ने अपनी इस बेटी का समर्थन किया। परिवार के लोग तो कभी भी नहीं कहेंगे कि उनकी घर की बच्ची प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह का काम करे, पर मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा विद्रोह किया। और जब मैंने यहाँ काम किया तो मेरी काबिलियत को देख के मेरे परिवार वालों ने भी मेरा सपोर्ट किया। लक्ष्मी का कहना है कि 50-60 किलो का वजन उठाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का रिस्पांस उनके लिए संजीवनी साबित होता है। लक्ष्मी के इस काम में उनके सहकर्मी भी उनका पूरा सहयोग करते हैं। देखिए, आप एक प्लेटफॉर्म पे महिला होकर हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं, तो शायद जो भी देखता होगा तो उनमें एक जज्बा लगता होगा कि महिला होके 60 से 50 किलो केजी का वजन लेके 6 नंबर से 1 नंबर जाना, काम करना, तो उनका रिस्पॉन्स तो मैं कहती हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा। कुली का काम करते हुए लक्ष्मी को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। लेकिन अब वो चाहती हैं कि रेलवे की तरफ से उन्हें कुछ ऑफिस वर्क दिया जाए। अगर रेलवे बोर्ड चाहे तो यहाँ से 5 साल हो गया काम करते करते, अगर अधिकारी देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर महिला काम कर रही है, कुली का काम कर रही है, तो उनको लगना चाहिए कि इस पोस्ट से कहीं और उनको शिफ्ट किया जाए। एक कठिन और संघर्षपूर्ण जिंदगी जीने वाली लक्ष्मी ने कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। वो हर कठिनाइयों से लड़ी और उसे हराया, और आगे भी वो ऐसा ही काम और ऐसा ही जज्बा कायम रखेंगे। इतना ही नहीं, लक्ष्मी उन महिलाओं के लिए मिसाल है जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देती और हार मान लेती। लक्ष्मी की कहानी हमें हमारे समाज को इस बात का एहसास दिलाती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, जबलपुर। वो कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। कुछ ऐसा ही हौसला है हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों का, जो हर दिन रियो की धरती पर कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसी एक खिलाड़ी है दीपा मलिक, जिन्होंने शॉटपुट में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। व्हीलचेयर पर पल रहे सपनों को पूरा करने के लिए दीपा ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, और अब जाकर उनके सपनों को परवास मिली है। खास रिपोर्ट। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जारी पैरालंपिक 2016 में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की दीपा मलिक ने महिलाओं की शॉटपुट इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। Well, here's history. India's first ever female Paralympic medalist in any sport, Deepa Malik, picks up the silver. दीपा मलिक के पदक के साथ भारत के इस पैरालंपिक में 3 पदक हो गए हैं। 36 साल की दीपा मलिक ने 4.61 का स्कोर बनाया और वो दूसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर फातिमा निधाम रही, जिनका स्कोर 4.76 रहा। दिमित्रा कोरोकिदा ने 4.28 का स्कोर बनाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। दीपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी छठी और आखिरी कोशिश में 4.61 मीटर का आंकड़ा छुआ। उनकी सफलता पर देश के साथ साथ उनके परिवार का भी सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। As a father, parents, we are on top of the world. She has worked very hard. She trained herself for the last 3-4 years, totally dedicated to sports, and at last she made it.
रियो पैरालंपिक में जीत का परचम लहराने वाली दीपा मलिक की जीत पर परिवार ही नहीं पूरे देश को नाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर ऐतिहासिक जीत के लिए दीपा को शुभकामनाएं दी। आपके सिल्वर मेडल जीतने पर देश को नाज है। खेल मंत्री विजय गोयल का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद थी कि वो देश के लिए मेडल लेकर आएंगी। हमें दीपा मलिक पर पूरा विश्वास था कि वो जरूर मेडल जीतेगी और आज उन्होंने शॉटपुट के अंदर जो सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है उस पर पूरे देश को गर्व है। हरियाणा सरकार ने सिल्वर मेडल जीतने पर दीपा को 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। रियो में मेडल जीतने वाली दीपा का सफर काफी मुश्किल भरा रहा। 17 साल पहले दीपा को स्पाइनल ट्यूमर हुआ था। इसके बाद उनके शरीर के निचले हिस्से में काम करना बंद कर दिया। उस वक्त उनके पति कारगिल में देश के दुश्मनों से लड़ रहे थे। व्हीलचेयर पर आने के बाद भी न तो दीपा बदली, न उनका हौसला, न ही उनके पति के स्वभाव में कोई बदलाव आया। हाँ, इनफैक्ट कभी कभी तो मतलब मैं और मेरे फादर उनको देख के सोचते हैं कि मतलब हमारी आज की एनर्जी खत्म हो गई है और इनकी नहीं हुई है। मतलब जो बहुत ज्यादा उनके अंदर एक एनर्जी है और पॉजिटिविटी है, मतलब वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छा एक जर्नी रहा है हम दोनों का, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो 2 इंटरनेशनल इवेंट ऐसे रहे हैं जहाँ पे हमने साथ में पार्टिसिपेट किया है, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीलिंग है। दीपा मलिक अब तक अलग अलग प्रतियोगिताओं में 54 मेडल जीत चुकी हैं, जिनमें से 8 नेशनल लेवल मेडल हैं। पैरालंपिक की तैयारी के लिए दीपा घंटों मेहनत करती। दीपा का हौसला देखकर पति ने भी नौकरी छोड़ दी। इतना ही नहीं, दीपा एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी के अलावा एक सोशल वर्कर भी है। और जो एक सोशल वर्क की भावना वो रखती हैं, वो बचपन से उन्होंने हमारे अंदर भी डाली है। तो 12-13 साल की उम्र से मैं भी सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी उनके कमिटमेंट्स रहे हैं उसकी वजह से मुझे कभी भी बुरा फील नहीं हुआ। दीपा मलिक न सिर्फ शॉटपुट बल्कि जैवलिन थ्रो, तैराकी और मोटर रेस से भी जुड़ी रही हैं। मोटर बाइकिंग में उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न है, लेकिन उन्होंने इसे अपने खेल के आगे कभी नहीं आने दिया। उनकी उपलब्धियों के चलते उन्हें भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। यह तो इंसान के अंदर जोश, होश, सपने, उम्मीदें, विश्वास, आत्मविश्वास, ये सब कुछ अगर बना रहे, बरकरार रहे तो कुछ भी किया जा सकता है। बस इसको बनाए रखने की दरकार है, जरूरत है। इंडिया की बात में इस रिपोर्ट के साथ ही इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया 24/7।